Bismillahirrahmanirrahim. Uh, First of all, the introduction of the author जिसने ये लिखा है, ये जिस तरह से आपने पहले पढ़ा था, सिमिलरली उसी तरह की ये स्टोरी है जिस तरह से आपने बटन बटन वाली स्टोरी पढ़ी थी। रे ब्रैडबरी इसका नाम है और इसकी जो लाइफ स्पैन आपके सामने है 2012 में फौत हुआ और उसकी जो ज्यादातर राइटिंग है वो फैंटेसी पे है। फैंटेसी कहते हैं जो अनरियल इमेजिनेटिव हो, उसको हम फैंटेसी कहते हैं। तो फैंटेसी स्टोरी ज्यादा लिखता है और जो तखयलाती कहानियां होती हैं जिसकी सारी करेक्टर सारी सेटिंग सार कुछ है ना वो अनरियल होता है, वो ऐसे कैरेक्टर्स को हम या ऐसे राइटर्स को हम फैंटेसी राइटर कहते हैं या ऐसी कहानी को हम फैंटेसी कहते हैं। उसके बाद साइंस फिक्शन पे लिखता है, जैसे मैंने पहले भी तारुफ करवाया था कि ऐसा फिक्शन हम अनरियल स्टोरी को कहते हैं और अगर उसमें किसी में साइंस की कोई थ्योरी वर्क कर रही हो तो उसको हम साइंस फिक्शन का नाम देते हैं। जैसे एक्समैन है तो उसमें ह्यूमन म्यूटेशन है, इसी तरह से अवतार है तो ह्यूमन ब्रेन पे है, मैट्रिक्स है तो एवेंजर्स है, इसी तरह से मैनी मोर। यहाँ पे जो ह्यूमन या किसी साइंटिफिक थ्योरी पे, जो आइलैंड है तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पे है। तो दीज आर द ऑल द कार्ड, क्या कहेंगे इसको, जैसे एक और है इंडिया की एक फिल्म है वो टाइम मशीन, तो वो टाइम ट्रेवल पे है जिसमें आप टाइम ट्रेवल से आप किसी भी टाइम पे वो पहुंच जाते हैं, वो घड़ी उसके पास है तो वो फ्रोजन टाइम कर लेता है और अपनी उस रिक्वायर्ड टाइम पे पहुंच जाता है। तो इन दिस वे ऑल दीज एग्जांपल्स आर फ्रॉम द साइंस फिक्शन। हॉरर और जो मिस्ट्रीज फिक्शन लिखते हैं, जैसे हॉरर तो आपको पता है जो ड्रोनी फिल्में होती हैं मूवीज और मिस्ट्री जिसमें पूरे इसरार जगह होती हैं, इसको गॉथिक फिक्शन भी कहते हैं, जिसमें ड्रोनी हॉरर जो ना वो ऐसा मकान जो क्या होगा अननोन जगह पे हो, ड्रोनी जो ना वो उसकी सेटिंग हो, ऐसी इसको हम कहते हैं। उसके बाद जो ना वो स्क्रीन राइटर है, स्क्रीन राइटर वो राइटर होते हैं जो ड्रामा फिल्म के लिए लिखते हैं, उनको स्क्रीन राइटर कहते हैं। तो ये उसकी मेन फीचर्स हैं। पोएटिक स्टाइल है ज्यादा, पास्ट को इंडिकेट लिखता है ज्यादा, नॉस्टैल्जिया कहते हैं जो पास्ट को लाइक करता है, और सोशल क्रिटिसिज्म करता है, जैसे इस चैप्टर में भी हम देखेंगे सोशल क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक जो ना मॉडर्न मशीन और टेक्नोलॉजी का क्रिटिक, यानी हमें दुनिया में हमें गो के टेक्नोलॉजी तो मिली लेकिन उसके साथ साथ उसके डीमेरिट्स भी हैं। उसके डीमेरिट्स में यह है कि इंसान ज्यादा ग्रीडी हो गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा वो सेल्फिश हो गया, और आज की इस मटेरियलिज्म में या इंडस्ट्रियल दौर में इंसान की जो पैसे के पीछे जो भागना है वो बढ़ता गया। तो इस तरह से ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे साइंस और टेक्नोलॉजी के उस पे भी बात करता है। अब चलते हैं जी हम स्टोरी की समरी पर। इसके तीन जो है ना वो दो, एक फैमिली है पूरी, हैरी की फैमिली है, और उसके जैसे आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये मैंने जस्ट पिक्चर ली है, दिस इज नॉट रियल वन। जाहिर फिक्शन होता है, फिक्शन में स्टोरी अनरियल होती है, कैरेक्टर भी इमेजिनेटिव होते हैं। तो सिमिलरली आई हैव टेकन दीस पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट। दो बेटे हैं और क्या होगा, एक बेटी है उनकी। होता इस तरह से है कि जमीन पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। आपको पता है इसका मतलब है, ये राइटर यहाँ पे किस पे क्रिटिसाइज करना चाह रहा है, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स पे क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि राइटर बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसिटिव माइंडेड पीपल होते हैं, तो छोटी छोटी बातों को भी वो क्या करते हैं, वो पोर्ट्रे करते हैं अपनी राइटिंग के जरिए से, और बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो दुनिया में जमीन पर एटॉमिक वार का या न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, तो वो क्या करते हैं, उससे डर के मारे वो क्या करते हैं, वो मार्स की तरफ ट्रेवल करते हैं। आपको पता है मार्स में लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत लो है,
लेकिन वो इस तरह से ट्रेवल करते हैं, ये जाहिर फिक्शन है, फिक्शन में रियल स्टोरी नहीं होती। वो मार्स पे चले जाते हैं, मार्स पे जाके जो ना वो रहने लग जाते हैं। मार्स पे जाते हैं तो वहां पे मसला है, वो हॉट डेज हैं, नाइट्स कोल्ड है और हवा है, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, ये सारी चीजें अपोजिट है। वहां पे दिन जो है ना भी ठंडे होते हैं, जो चंद कुछ फारेनहीट जो ना टेम्परेचर दोपहर के टाइम होता है, वो भी चंद सेकंड, चंद जो ना वो लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए कह लें। बाकी ज्यादातर जो है उसका टेम्परेचर वो कोल्ड होता है। विंड वहां पे चीज नाम की कुछ चीज नहीं है, लेकिन ये मैंने बताया कि चूंकि ये फिक्शन है, इट इज नॉट रियल, इट इज इमेजिनेटिव स्टोरी, तो इसलिए यहाँ पे उसने उसको इस्तेमाल किया, तो मार्शियन क्लाइमेट को इस्तेमाल किया। वहां पे जब जाते हैं तो वो उनमें वो हैरी को पसंद नहीं आती है मार्स, और वो उस मौसम से भी परेशान है, क्योंकि वो मौसम उनको तब्दील करने वाला है, उनकी याददाश्त को खत्म कर देने वाला है। लेकिन वहां पे एक पॉजिटिव पहलू भी है, वहां पे लोगों के पास वक्त बहुत है, वेले बैठ के गप्पे मारते हैं, कंटेंटेड हैं, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। जरा ये गौर कीजिएगा तो इंसान की किस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहा है राइटर, आज के दौर की क्या चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है? पृथ्वी में बैठने को। आज के दौर में क्या है प्रॉब्लम, हमारी साइंस इन्वेंशन से क्या हुआ, इंसान मटेरियलिज्म हो गया, और उसके नतीजे में क्या हुआ, इंसान के पास वक्त नहीं रहा। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे है कि एक ही घर में रहते हुए दो लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, मेंटली वो आइसोलेटेड है लेकिन फिजिकली वो क्लोज है। कहने को वो सारी दुनिया ग्लोबल विलेज है और उसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, जूम के साथ, व्हाट्सएप के साथ, लाइन के साथ और मैनी मोर, फेसबुक एंड सो मैनी सोशल नेटवर्क्स, मुझे तो नाम भी नहीं सारे आते। तो इन सारी चीजों के बावजूद भी इंसान जो है ना वो आइसोलेटेड है मेंटली, उसको इंसान चाहिए, उसको डिस्कशन करने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए इंसान चाहिए। हम जो है जो अपने आप को सोशल नेटवर्क पे शो कर रहे होते हैं वैसे होते नहीं है हम। वहां पे हो सकता है हम हर रोज एक आयत का तर्जमा शेयर करते हो, लेकिन एक्चुअली हमारी जिंदगी में कुरान का दूर दूर का वास्ता कोई ना हो। तो सिमिलरली चूंकि इसका मतलब है हम प्रिटेंड कर रहे हैं वहां पे, और जितनी भी प्रिटेंशन होगी जाहिर है हम मेंटली तौर पे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, और इंसान की जिंदगी में ये पॉइज, कामनेस, सुकून जो होता है इससे नहीं आता। इंसान की जिंदगी में सुकून हमेशा तभी आता है जब उसका मेंटली एक्सप्रेशन होता है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग का वेंट आउट करता है, तो तभी उसकी जिंदगी में सुकून आता है। अब वहां पे मार्स पे जाके हैरी और उसकी फैमिली क्या हो जाती है, कुछ ऐसी शक्ल हो जाती है, काले हो जाते हैं, पहले से लंबे, माजी भूल जाता है उनको, गोल्डन आइड होता है, यानी आंखें उसकी वो सुनहरी हो जाती हैं, येलो कलर। उसके बाद जो है ना वो पीसफुल हो जाते हैं और वो कुनायत पसंद होता है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कोई दौड़ नहीं है पैसे की। तो देखिएगा बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा, डू यू थिंक द लाइफस्टाइल बिफोर कोरोना पेंडेमिक वाज सिमिलर एज वी आर ऑप्टिंग नाउअडेज? क्या सिमिलर लाइफस्टाइल है जो हम अपना रहे हैं जो कोरोना से पहले था? टोटली डिफरेंट, नो, टोटली डिफरेंट है। अब हमें अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया कि हम जो है ना इससे लो लेवल पे भी लाइफ गुजार सकते हैं, हम सिंपल लिविंग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे हम सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, कोई अपने आप का ख्याल नहीं है, कोई ड्रेसिंग का कोई ख्याल नहीं है, और जो ना वो 40-40 सूट भी बेकार है। मतलब कहने का ये है कि इंसान की जिंदगी सिंपल भी हो सकती है। यहाँ पे राइटर इनफैक्ट वो बताना चाह रहा है कि इंसान ने अपने आप को मुश्किल में इसलिए डाला है कि उसने अपनी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। किस तरह से? मुख्तलिफ एस्पिरेशन से। एक दफा मैं जवाद अहमद का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने पूछा कि जवाद साहब, इंटरव्यूअर ने पूछा कि जवाद क्या बात है कि हम लोग क्यों एम्बिशियस हो गए हैं, लालची हो गए हैं?
तो उसने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया, दो ही सिंगर बट अकल या इल्म किसी की मिरास नहीं होती। वो एक आपको अनपढ़ आदमी भी काम की बात बता सकता है, वो एक पीएचडी का जो ना वो आदमी भी अकल से हो सकता है वो फारिग ही हो। यानी अकल की बात जो है ना वो, या तजर्बे की बात या इल्म की बात जो है ना, वो किसी की मिरास नहीं है, अल्लाह ताला का एक खूबसूरत और बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। मैं यूतिल हिकमत खैरन कसीरा, ये अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़ी नेमत करार दिया है इल्म जो होता है। तो वो जवाद अहमद बड़ा खूबसूरत जवाब था, कहता है जी हमने सेल्फ मेड स्टैंडर्ड बना लिए, यानी हमने खुद में ऐसे स्टैंडर्ड बना लिए जिसमें हमने खुद अपनी जिंदगी को मुश्किल बना दी। फर्ज करो हमने घर ऐसा बनाना है, सोच लिया है वो 3 स्टोरीड होना चाहिए, इतने सारे वो उसमें बेडरूम्स होने चाहिए, तो हमने क्या किया, उसको एक स्टैंडर्ड बना के खुद ही स्टैंडर्ड बनाया और खुद ही उसके लिए भाग दौड़ खड़े हुए, और नतीजा क्या हुआ कि हम अपने आप को भी भूल गए। और बड़ी मजे की बात है इंसान की जिंदगी में, अगर आप गौर करें तो जब उसके पास पैसा नहीं होता तो उसके लिए स्ट्रगल करता है, जब उसके पास पैसा आता है तो उसके लिए उसकी चामी खत्म हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर उसको 100 परहेज बता देता है, मीठा भी नहीं खाना और नमकीन भी नहीं खाना, तो फीके फीके पे आ जाता है। दैट इज द चेंज ऑफ लाइफ दैट वी फाइंड इन आवर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे राइटर वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट करके दो प्लैनेट्स का, इमेजिनरी प्लैनेट जो जहां पे इमेजिनरी लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहा है, कि वो गो के बाहर से काले हैं लेकिन वो अंदर से वाइट है। वाइट कैसे हैं जरा देखिएगा, ये वाइटनेस है उनकी क्या है, पीसफुल है और कंटेंटेड। और जमीन के लोग क्या है, वो बाहर से तो वाइट हैं, गोरे हैं, कलर कॉन्शियस हैं, लेकिन अंदर से वो काले हैं। जैसे हमने पहले देखा, वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। यू विल बी एस्टोनिश्ड कि हम किसी की मुश्किल को देख के हम एंजॉय करते हैं। आपका कोई ऐसा हमसाया जो आपसे ना बोलता हो, उस पे मुसीबत आएगी तो वी फील अ लिटिल सिंपैथी फॉर दैट पर्सन। रीजन इज दैट कि हम तकलीफ को एंजॉय करते हैं। आप जस्ट इमेजिन कि आप जो है ना वो हिंदू को मर जाए तो यू फील इलाइटेड, कि आप बड़ा जो है हैप्पी फील करते हो। इसका मतलब क्या है कि मैन एंजॉयज द पेन ऑफ अदर्स, ये दूसरों की पेन को एंजॉय करता है। तो ह्यूमन बीइंग की जो चेंज आती है वो पीसफुल हो जाते हैं, कंटेंटेड हो जाते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पे वो काले हो जाते हैं। और ये कब उनमें जाती है, ये ग्रीड, ये एम्बिशियसनेस, ये प्राइड, ये सारी फीलिंग कब होती है? ये जरा देखिए, तीसरा पॉइंट है फॉरगेट पास्ट, जब उनको अपना माजी भूल जाता है वो कहां से आए हुए, तो यहां से वो उनका जो सफर है जिंदगी का शुरू होता है। वहां पे जाके वो क्या करते हैं, पहले उन्होंने जाके घर बनाया। आपको पता है हमारे यहाँ बड़ी कॉलोनीज बनती हैं, सोसाइटीज बनती हैं दुनिया में। पहले जाके वो एक घर बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन जब उनको भूल जाता है, क्योंकि जमीन वाली फीलिंग्स थी, तो वो अच्छे अच्छे घर बनाए उन्होंने, अच्छे अच्छे खाने खाए, लेकिन जब उनकी याददाश्त चली गई तो वो मार्शन ने जो वहां पे खंडरात थे वहां पे जाके रहने लगे। यानी वो पुरानी लाइफ जो आज से हजारों साल पहले स्टोन एज में या आयरन एज में या ब्रॉन्ज एज में जो होती थी, उसी लाइफ को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और वहां पे जाके रहने लगे। वहां पे बड़ी ही बेसिक लाइफ है, प्रिमिटिव लाइफ है। फिर क्या होता है, वहां पे जाके वो देखते हैं किस तरह से कुछ अरसे के बाद जो है ना वो सारा कुछ भूल जाता है, वो काले भी हो जाते हैं और खंडरात में रह रहे होते हैं, और वो आम जो ना वो लोगों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सिंपल लिविंग है, खाने का कोई इतने शौक नहीं है, सिंपल जो ना खाने हैं, सिंपल लिविंग है, वेले बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। 5 साल बाद जमीन में जो न्यूक्लियर वॉर थी, जिसका खतरा था, वो न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, और वो 5 साल के बाद वो वॉर खत्म होती है, तो रॉकेट वाले आदमी वहां पे जाते हैं, वहां पे 5 साल के बाद, और वो वहां पे जो चेंज थे अर्थन पीपल, वहां पे जाके उनको देखते हैं और वहां पे स्टडी करते हैं, साथ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पे जो जमीनी बस्ती थी जो हमने पहले में आपको दिखाई, वो सारी की सारी खाली हो चुकी है।
जो जमीनी बस्ती मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये वाली, ये सारी की सारी खाली है। और सारे कुछ लोग जो है ना वहां पे मार्शन है, जो काले हैं, वो खंडरात में रह रहे हैं। फिर वो वहां पे जो कैप्टन गया था, जो रॉकेट लेके गया था, वो सोचता है शायद ये कि इसरार है, को भेद है जिसकी हमें इंसानियत को समझ नहीं आई। अब ये जो अगर हम टाइटल देखें तो ये आने वाली वो चेंज है जो उनमें आई। वो क्या हो गए? डार्क देवर एंड गोल्डन आई। उनकी रंगत स्याह थी और वो सुनहरी आंखों वाले थे। यानी ये वो चेंज है जो जमीनी लोगों में आती है। और राइटर यहाँ पे कंपैरिजन और कंट्रास्ट करके सटायर कर रहा है। इसको हम लिटरेचर की जुबान में सटायर कहते हैं। सटायर ऐसा तरीकेकार होता है जिसमें हम किसी पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उसका किसी के साथ कंपैरिजन करके, और मकसद होता है उसका मकसद जो होता है उसको करेक्ट करना, उसको राइट वे बताना, सही तरीका बताना। इस मकसद के लिए सटायर किया जाता है और इसमें आयरनी, एग्जैजरेशन और इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे आप जो ना वो सुबह को लेट उठें तो आपकी वालिद साहब, आपके वालिद साहब या वालिद मोहतरमा आपको कहें माशाल्लाह आज तो बेटा या बेटी बहुत जल्दी उठ गई है, तो आप कह कुछ और रही है, मतलब कुछ और। इट इज कॉल्ड आयरनी। आयरनी या एग्जैजरेशन को बात को बढ़ा के पेश करना, इसके जरिए से स्टाइल किया जाता है। और इसमें हमेशा दो चीजों का कंपैरिजन होता है, दो चीजों का कंपैरिजन होता है। और यानी कि एक आइडियल होता है और एक जो ना वो लो लेवल पे होता है। और इसके जरिए से मॉरल लेसन देना होता है पढ़ने वाले को। जैसे यहाँ पे बताया है कि इंसान अगर अपनी इस मादी दौड़ को, इस मटेरियलिस्टिक दौड़ को अगर खत्म कर दे तो उसकी जिंदगी में सुकून भी ज्यादा होगा, उसकी जिंदगी में परेशानियां भी कम होंगी, वो जिंदगी ज्यादा काम होगी और वो ज्यादा एंजॉय करेगा। आप देखते हैं हमारे गांव में रहने वाला आदमी फिजिकली वो ज्यादा वर्क करता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को ज्यादा सेटिस्फाइड होता है rather than a person who has all the luxuries of life, who has all the facilities of life. वो उसकी असल में, क्योंकि ह्यूमन जो डिजायर्स हैं ये अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक में एक प्रिंसिपल है कि अगर दुनिया में हर जगह पे गुर्बत पाई जाती है, लेकिन उस गुर्बत का एक जो लेवल है वो डिफरेंट होगा। जो हमारे अमीर तरीन आदमी है वो यूरोपियन एक आम आदमी की लाइफ है, जो हमारे अमीर लोगों में वो लाइफ है। तो उससे आप अंदाजा कर लें कि वहां पे भी उनको गरीब जो कहे जाते हैं, हमारे यहाँ वो अमीर होंगे। तो इसका मतलब है दुनिया में गुर्बत का या जो स्टैंडर्ड है ये दुनिया में वेरी करता है, ये इंसान की अपना तख्लीक करता है। और इसका मकसद राइटर का यही बताना है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सुकून लाना चाहते हैं तो वी शुड बी कंटेंटेड। जो अल्लाह ने दिया कोशिश, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप कोशिश छोड़ दें। यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, you should struggle hard in your life. This is life, but you never become tense, you never become you can say mentally ill कि आप उसके लिए जो है ना वो अपने आप को इग्नोर कर दें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपने प्यारों, अपने रिलेटिव्स का, अपने रिश्तेदारों का, अपने बड़ों का ख्याल रखें, उनको भी टाइम दें, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें और साथ साथ अपनी स्ट्रगल भी जारी रखें। इंसान करने को कुछ भी कर सकता है, इंसान की असल में टाइम मैनेजमेंट होती है। मुझे वो इंटरव्यू बड़ा याद है आजकल, वो he is a well known person, Dr. Ataur Rahman. At the time of Musharraf's regime, he was the Minister of Science and Technology. Once I was listening to his interview ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब आप कैसे सारे काम मैनेज कर लेते हैं। वो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पीएचडी के मकालाजात कर रहे हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाते हैं और उसके अलावा वो मिनिस्टर भी थे। तो कहते हैं कि चार काम आप कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो उनका बड़ा खूबसूरत सा जवाब था कि टाइम उनके पास नहीं होता जो टाइम को मैनेज नहीं करना चाहते। टाइम है इंसान के पास बहुत होता है, लेकिन अगर हम उसको मैनेज कर लें। ये मैसेज भी था और इसमें एक क्या होगा, एक आप कह लें ट्रेजिक टोन भी थी जो आज की सोसाइटी की पिक्चर को रिफ्लेक्ट करती है। लेट्स सी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द टेक्स्ट। पेज नंबर है
and that is 18. The rocket metal cooled in the Merovings. रॉकेट मेटल खलाई जहाज की दात, मीरोविंड्स कहते हैं मरीखी सब्ज़ारों। पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है। खलाई जहाज की दात मरीखी हवाओं में या मरीखी आंधियों में ठंडी होगी। खलाई जहाज की दात मरीखी हवाओं में या तेज हवाओं में ठंडी होगी। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, सारा रॉकेट जाके वहां पे लैंड करता है। इट्स लिड, इसके दरवाजे से। लिड कैनोपी को कहते हैं जो कवर होता है। बल्जिंग पॉप कहते हैं जो खटाक की आवाज आती है जोरदार। बल्ज का मतलब होता है जैसे किसी के चोट लग जाए तो उसका जिस्म जो है ना वो स्वेल कर जाता है, इसको हम एक्चुअली बल्ज कहते हैं। या किसी की आंखें बड़ी मोटी होती हैं, वो बाहर को निकली होती हैं, उसको बल्जिंग आइज कहते हैं। मतलब बल्ज का मतलब होता है कोई चीज बाहर को उभरी हुई, बाहर को निकली। और पॉप कहते हैं खटाक की आवाज। तो इसका मतलब है कि इसकी तेज जो ना वो आवाज को हम क्या कहते हैं, बल्जिंग पॉप कहते हैं। तो उसके दरवाजे से या उसकी कैनोपी से खटाक की तेज आवाज आई। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, उसके अंदरूनी हिस्से से या मरकजी हिस्से से। क्लॉक इंटीरियर का मतलब वो हिस्सा होता है जो कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं। कंट्रोल रूम कहते हैं, इनर साइड को कहते हैं। यहाँ पे क्लॉक इंटीरियर से मुराद जो सुइयों वाला इंटरनल हिस्सा है जिसको कंट्रोल रूम कहते हैं। तो इसके मरकजी हिस्से से stepped a man, a woman and three children. Stepped a man, a woman and three children. एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चों ने बाहर कदम रखा। स्टेप्ड का मतलब होता है कदम लेना या बाहर आना। इसके अंदरूनी हिस्से से या ब्रैकेट में लिख लें कंट्रोल रूम से, एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चों ने बाहर कदम रखा। स्टेप्ड अ मैन। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, इसमें आपने देखा कि यहाँ पे नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस नहीं है। अ मैन वुमन बाद में है और उसका वो पहले है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। इनवर्ट से निकला है। इनवर्ट का मतलब क्या होता है, उल्ट देना किसी चीज को। यानी नॉर्मल तरतीब क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वो आता है। लेकिन जब हमने इन्वर्जन इस्तेमाल करनी हो कि हमने किसी चीज पे स्ट्रेस करना हो, तो फिर हम उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम पहले लिख देते हैं। अगर हम एडवर्ब को पहले लिखते हैं तो इसको फ्रंटिंग कहते हैं। अगर हम अगर वर्ब को पहले ले जाते हैं तो फिर इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्जन है, बेसिकली सब्जेक्ट वही है, अ मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन। तो इसके मरकजी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चों ने बाहर कदम रखा। ददर पसंद वर्ल में, वर्ल अकेला हो तो याद रखना इसका मतलब घूमना होता है, रोटेट करना होता है। लेकिन वर्ल अवे जब मिल जाएगा तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मतलब तेजी से जाना होता है। तो दूसरे मुसाफिर, अब लीविंग द मैन अलोन, उस आदमी को छोड़ते हुए, अकेला छोड़ते हुए, अमंग हिज फैमिली, अपने खानदान के अफराद के बीच। अब पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, फिर लास्ट पे चले जाएंगे। दूसरे मुसाफिर उस आदमी को, अब लिविंग वाली पार्टिसिपल फ्रेज है तो लास्ट पे है, तो हमने कहा था लास्ट से वापस आना है। उस आदमी को अपने खानदान के अफराद के बीच में अकेला छोड़ते हुए मरीखी सब्ज़ार की उस पार तेजी से चल पड़े। दूसरे मुसाफिर उस आदमी को यानी हैरी को अपने खानदान के अफराद के बीच में अकेला छोड़ते हुए मरीखी सब्ज़ार की उस पार तेजी से चल पड़े। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार। सड़क के एक किनारे पे आप खड़े हैं तो आप कहेंगे वो सामने जो है वो कॉलेज है, तो आप कहेंगे द कॉलेज इज अक्रॉस द रोड, यानी रोड के उस पार। यहाँ पे देखा लिविंग, जो जिस तरह से आपने पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, फिर क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे और वापस आएंगे वर्ब। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी ने अपने बाल लहराते हुए। फ्लटर का मतलब होता है जो आप जरा किताब को अपनी को ऐसे हिलाएं तो ये आपको आवाज आ रही है, जो किसी चीज की फड़फड़ाने की आवाज होती है उसको फ्लैप कहते हैं या फ्लटर कहते हैं या फ्लिकर कहते हैं। तो आदमी को अपने बाल लहराते एंड टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और जिस्म के रेशे या जिस्म के आजाद अकड़े हुए महसूस हुए। ड्रॉ टाइट का मतलब होता है स्ट्रेच करना, स्ट्रेन हो जाना, अकड़े हुए महसूस हुए।
एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, गोया के वो, वैक्यूम कहते हैं खला के, गोया के वो खला के बीच में खड़ा, गोया के वो खला के बीच में खड़ा, आदमी को अपने बाल लहराते और जिस्म के रगो रेशे अकड़े हुए महसूस हुए, गोया के वो खला के बीच में खड़ा। क्या वो खला के बीच में खड़ा है? जी बच्चों। नो वहां पे वो साथ में कह रहा है कि विंड है, तो इसका मतलब खला तो वहां पे होती है जहां पे हवा नहीं होती, तो इसका मतलब है यहाँ पे वो खला के बीच में खड़ा नहीं है, लेकिन उसको क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। अनरियल चीज को इमेजिन करना हो तो फिर हम एज इफ के बाद क्या यूज करते हैं? वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म, आदमी ने अपने बाल लहराते और जिस्म के आज़ा या जिस्म के रगो रेशे या रेशे अकड़ते हुए महसूस किए, गोया के खला के बीच में खड़ा। जी बच्चों, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, मैंने बताया अकड़ लहराते हुए और अकड़े हुए। यहाँ पे मैंने फॉर्म आपकी फर्स्ट है, तर्जमा मैंने फोर्थ फॉर्म का किया। डू यू कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्ट्रक्चर? ये दोनों सेंस वर्ब है। फेल्ट जो है वो सेंस वर्ब, और फेल्ट के बाद सेंस वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं? बेर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक तो सवाल हो गया, फेल्ट इज हेयर फ्लटर, और यहाँ पे ड्रॉ टाइट क्यों लगाया? जी कौन, ये देखिएगा जरा, यहाँ पे हमने पहले फेल्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, और जो है ना वो एंड के बाद भी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की? वही फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो इसका मतलब है कि दोनों का स्ट्रक्चर जो है ना वो सिमिलर है, तो ये पैरेलल जो ना वो सेंटेंसेस है। जी, हिज वाइफ बिफोर हिम, अब बिफोर हिम किसके मीनिंग में इजाफा कर हिज वाइफ, तो क्या होगा? उसके सामने उसकी बीवी, seemed almost to whirl away in smoke, whirl away वही तेजी से जाती हुई, in smoke धुएं, अब लास्ट पे चले जाए, उसके सामने उसकी बीवी धुएं में तेजी से जाती ही, तकरीबन धुएं में तेजी से जाती ही महसूस, उसके सामने उसकी बीवी तकरीबन तेजी से धुएं में जाती हुई महसूस। अब यहाँ पे seemed लगाया, और seemed के बाद क्या यूज किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, अब यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, बच्चे और साथ में स्मॉल सीड्स है। जब किसी नाउन को एक्सप्लेन करना होता है तो हम उसके साथ कॉमा लगा के एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस जो ना पूछता हूं कि मेरा हमसाया क्या होगा? खालिद एक डॉक्टर है। सेंटेंस बताइए कैसे बनाए? My neighbor Khalid is a doctor. जी, खालिद माय नेबर इज अ डॉक्टर, या माय नेबर कॉमा खालिद इज अ डॉक्टर, दोनों सूरतों में हमने कॉमा लगाना। अब यहाँ पे ये नाउन एक दूसरे को क्या करें? अपोजिट कर रहे हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम अपोजिटरी नाउन्स कहते हैं, जो नाउन दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा हो। जैसे सिकंदर आजम क्या होगा? एक यूनानी क्या था? हुक्मरान था। सिकंदर आजम एक यूनानी हुक्मरान था। क्या सेंटेंस बनेगा? सिकंदर आजम वाजा सिकंदर आजम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या होगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या होगा? वॉज आ क्या होगा? रोमन रूलर। अब यहाँ पे ग्रेट जो है ना एडजेक्टिव है, उसको भी क्या बना दिया हमने? वो उसको भी हमने नाउन बना दिया दा लगा। जैसे हमने एक सेंटेंस मैंने आपको दिया था, आई होप सो, कि अकबर द किंग, बादशाह अकबर, तो जब हमने उसका इस्तेमाल किया तो उसके बाद हमने क्या यूज किया? नाउन एंड अपोजिट इस्तेमाल किया। तो अपोजिटरी नाउन इनफैक्ट क्या होता है कि जब नाउन को एक्सप्लेन करना होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अल खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन क्या? अबू धाबी। तो यहाँ पे अल खलीफा को मैंने एक्सप्लेन किया क्या लगा के? द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो दूसरा नाउन है बिल्डिंग जो है, वो पहले नाउन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर। तो ये इसको हम अपोजिट नाउन कहते हैं।
ये दोनों नाउन्स होने चाहिए, याद रखिएगा। और तर्जमा करते हो हम अक्सर सेकंड वाले का तर्जमा पहले करते हैं। तो छोटे बीजों की मानिंद बच्चे, माइट एन एनी इंस्टेंट, शायद किसी भी लम्हे, बी सोन बोए जाते टू ऑल मार्शियन क्लाइम्स, तमाम किस्म के मरीखी मौसमों, मरीखी मौसमों में बोए जाते। बोए जाने से यहाँ पे उसने बड़ा खूबसूरत मेटाफर इस्तेमाल किया है। उसने इस्तेमाल कैसे किया है कि बच्चों को उसने किससे तशबीह दी है, किससे? बीजों से। बीज जो है ना, जब हम बोते हैं फसल को, सो करते हैं बीजों को, तो वो मौसम के रहमो करम पे होते हैं। अगर मौसम साजगार होता है तो वो बड़े हो जाते हैं, बीज निकल आते हैं बाहर। अगर मौसम साजगार ना हो तो बीज नहीं निकलते। तो यहाँ पे उसने मिसाल दी है कि बच्चे ऐसे लग रहे थे जैसे बीज होते हैं, कि जो मरीखी मौसम इतना सख्त था, वहां पे मरीखी मौसमों की तरह बोए जाते, यानी शायद वो बड़े हो जाते, शायद वो बड़े ना होते। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए मेक माइट का इस्तेमाल किया। मैं मुहावरा तर्जुमा कर रहा हूँ। छोटे बीजों की मानिंद बच्चे, छोटे बीजों की तरह बच्चे तमाम किस्म के मरीखी मौसमों से शायद मुतासर हो जाते, किसी भी लम्हे मुतासर हो पाते या हो जाते। छोटे बीजों की तरह बच्चे तमाम किस्म के मरीखी मौसमों से शायद मुतासर हो जाते। The children looked at up. बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा। बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा। क्या हुआ? बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा। As people look to the sun, जैसा कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं। To tell what time of their life it is, कि उनकी जिंदगियों का वक्त क्या हुआ है, या अपनी जिंदगियों में वक्त देखने के लिए या वक्त को जानने के लिए सूरज की तरफ देखते। बच्चों ने उसकी, यहाँ पे भी उसने कंपैरिजन किया, सिमिली इस्तेमाल की, कि उसने, बच्चों ने उसकी तरफ ऐसे ही देखा जैसे लोग सूरज की तरफ देख के अपनी जिंदगियों में वक्त का तयन करते। हमारी जो सारी टाइमिंग मैनेजमेंट है, ये टाइम जो काउंट करते हैं, वो किसके रेफरेंस से कर रहे होते हैं? वो हम सूरज के हिसाब से कर रहे हैं। हमारा 24 आवर का सर्कल जो है, हमारे ईयर्स हैं, हमारी जो है ये सारी की सारी हम किससे कर रहे होते हैं? वो सूरज के हिसाब से कर रहे होते हैं। तो इसीलिए उसकी मिसाल दे रहा है। बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा जैसा कि लोग सूरज की तरफ देख के अपनी जिंदगियों में वक्त का तयन करते हैं। His face was cold. उसका चेहरा स्पार्ट था, उसका चेहरा जज्बात से आरी था, या उसके चेहरे पे जज्बात नहीं थे? उसके चेहरा जज्बात से आरी था। What's wrong? क्या मसला है? Ask his wife. उसकी बीवी ने पूछा क्या मसला है? Let's go get back onto the rock. चलाओ खलाई जहाज पे वापस चलते हैं। लेट्स द हम इस्तेमाल करते हैं सजेशन के लिए। जब हम किसी को कहना हो आओ काम करें, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आओ हम खलाई जहाज पे वापस चलते हैं। गो बैक टू द अर्थ, क्या अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है? वैसे तो मतलब बनेगा जमीन पे वापस जाओ, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन मार्क है, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? क्या जमीन पे वापस जाओगे? यस लिसन, हाँ मेरी बात सुनो। The wind blew, अब यहाँ पे वो क्लाइमेटिक कंडीशन को बयान कर। The wind blew as if to flake away their identities. आंधी यूं चली या तेज हवा यूं चली गोया कि उनकी शनाख्त को खराब कर देगी, शनाख्त को तबाह कर देगी। फ्लेक अवे का मतलब होता तबाह कर देना, जाया कर देना। आंधी यूं चली या तेज हवा यूं चली गोया कि उनकी शनाख्तों को खत्म कर देगी या तबाह कर देगी। At any moment, किसी भी लम्हे, the Martian air might draw his soul from him. किसी भी लम्हे शायद मरीखी हवा उससे उसकी रूह को बाहर निकाल देती। Might draw his soul from him. पहले सब्जेक्ट, किसी भी लम्हे, शुरू में फ्रेज आ गई। मरीखी हवा शायद उससे उसकी रूह निकाल देती। As marrow comes from the white bone, जिस तरह से सफेद हड्डी से गोदा बाहर निकलता है। जिस तरह से सफेद हड्डी से गोदा बाहर निकलता है। जिस तरह से सफेद हड्डी से, जैसे नहीं वो बोन में जो ना मैरो होता है व्हाइट जो कलर का। He felt submerged in a chemical. उसने कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया या भीगा हुआ महसूस किया। सबर्ज का मतलब होता है डूबा होना या सोक्ड हो जाना, गीला हो जाना। उसने एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया। That could dissolve his intellect, जो उसकी जहानत को खत्म कर सकता था। डिसॉल्व का मतलब मेल्ट कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। इंटेलेक्ट का मतलब जहानत को कहते हैं। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, उसके माजी को बुला सकता था। बर्न अवे से मुराद क्या होगा? एरेज कर। वो उसने एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया जो उसकी जहानत को खत्म कर सकता था और माजी को बुला सकता था। अब जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिएगा।
कंटिन्यू पैसेज ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हो तो हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव लगाते हैं। जैसे वॉज सीन है तो बर्गर वॉज सीन तो टू क्लाइंब होगा, वॉज मेड है तो टू रन होगा। लेकिन एक्टिव वॉइस में फेल्ट है तो शेक है, ऑब्जर्व्ड है तो राइट है, सॉ है तो क्लाइंब। जी, शी वॉज ऑब्जर्व्ड, आपने सही करना जी, शाबाश। To watch the movie. To watch the movie. The climber felt himself. To speak. To speak the audience. नहीं, speak होगा, सही है ये जी। मेटल, और मेटल जो है ना वो दांत होती है, मेटल का मतलब क्या होगा, जुरत। इसी तरह से कोल, कूल जो है ना वो प्लेजेंट ठंडा होता है, जो अनप्लेजेंट हो वो कोल्ड होता है। क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए मौसम होता है, वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और क्लाइमेट जो है ना वो एक क्या होगा, वो केमिकल है। सब्जेक्टिव वर्ब एज इफ का तो आपको पता चल गया, जो मैंने आपको बताया था। अगर रियल हो तो इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनरियल हो तो वो वर का इस्तेमाल करें, मैंने आपको बताया जैसे। और इसके साथ इन्फिनिटिव इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद देखिएगा जी, अब जरा जिस तरह से हम वर्ब जो है, जो पॉजिटिव वर्ब होते हैं जो किसी एक्शन के होने का सबब बनते हैं। ही लेट मी क्या होगा, अब लेट किसका सबब बन रहा है, एंटर का हो रहा है। They had their father admitted, had किसका सबब बन रहा है, एडमिटेड का। make किसका सबब बन रहा है, रन का। got किसका सबब बन रहा है, started का। had किसका सबब बन रहा है, run का। तो ये तमाम को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब। let, had, make, got वगैरह। इनके बाद जो ना दो सूरतें हो सकती हैं। अगर काम करने वाला मौजूद हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे एंटर कौन हो रहा है, मी एंटर हो रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हमने थर्ड फॉर्म लगानी